बड़ी खबर है हरिद्वार से। पंचायत चुनाव की मतगणना का दूसरा दिन जो आज भी मतगणना चल रही है। अभी तक जिला पंचायत की 2 सीटों पर परिणाम आए हैं। हरिद्वार जिले में जिला पंचायत की कुल 44 सीटें हैं। दूसरे दिन भी जारी है चुनाव की काउंटिंग। बीडीसी की 117 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। बीडीसी की कुल 221 सीटें हैं। आपको बताएं 3 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुए थे बीडीसी सदस्यों के। ग्राम प्रधान की बात करें तो 228 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। हरिद्वार जिले में ग्राम प्रधानों की सीटें हैं 318। 2 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है ग्राम प्रधानों का। तो ग्राम प्रधान की कुल 316 सीटों पर मतदान हुआ था। 2 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इसके अलावा 228 सीटों पर नतीजे आ चुके हैं। बाकियों के लिए काउंटिंग चल रही है। लेकिन सबसे अहम है, निगाहें टिकी हुई है जिला पंचायत के नतीजों पर। सिर्फ 2 सीटों पर नतीजे आए हैं। यहां अभी भी 44 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर नतीजे आए हैं। कुल मिलाकर के जिला पंचायत सीटों पे परिणाम मुख्य तौर पर बाकी हैं। कुल 44 सीटें हैं। 2 सीटों पर ही अभी तक परिणाम आए हैं। दूसरे दिन की काउंटिंग में भी जिला पंचायत सीटों पर विजयी कौन है, तमाम प्रत्याशियों की अभी भी सांसें अटकी हुई हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विनोद का, जो कि हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही हम आपको बताएं कि विनीत रुड़की से जुड़े हुए हैं। इन दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले हरिद्वार रुख करते हैं। किस तरीके से रात भर काउंटिंग हो रही है? दूसरे दिन की काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। बहुत कुछ बदलते हुए देख पा रहे होंगे विनोद। बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट करूं कि जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य के 2 पद अभी चल रहे थे उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है और 44 पदों में से करीब 20 पदों के नतीजे घोषित कहीं ना कहीं जल्द ही कर दिए जाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से पूर्व के जो परिणाम रहे, यानी निर्दलीय और बसपा की जो बादशाहत है वो बिल्कुल कायम होती देखने को यहाँ मिल रही है। और निर्दलीय प्रत्याशी करीब 16 ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। और इसके अलावा करीब 6 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, जिस पर उन्होंने बढ़त बनाकर अब तक जीत दर्ज कर ली है। लेकिन आधिकारिक जो घोषणा होगी वो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी भी पीछे नहीं है और पूर्व के परिणामों के भांति इस बार भी उनके परिणाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं और करीब 10 सीटों पर वो काबिज अब तक है। लेकिन इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा कि शाम तक तमाम जितने भी परिणाम है वो आ सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात और भी है, हरिद्वार से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद का भी पूरी तरह से यहाँ अस्तित्व देखने को मिला है। उनके क्षेत्र से करीब भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीत ली है। और दूसरी अगर बात करें तो अलग अलग क्षेत्रों में करीब अब तक 6 से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के अब तक खाते में जा चुकी है। 16 पर निर्दलीय बरकरार है और ये संख्या 16 की यानी निर्दलीय की संख्या और भी बढ़ सकती है। बीएसपी भी लगातार बढ़त में है, लेकिन अब थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा क्योंकि ग्राम प्रधान 250 से ज़्यादा ऐसे जो संख्या थी उनको घोषित कर दिए गए हैं। जो बीडीसी के पद थे जिन पर उनके प्रत्याशी थे उनके पदों पर भी करीब 150 ऐसे पद थे वो घोषित हो चुके हैं। लेकिन सबकी निगाहें अब जिला पंचायत सदस्य पर है क्योंकि तमाम आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। और जिस तरह से एक बादशाहत निर्दलीयों की हो या फिर बहुजन समाज पार्टी के तमाम प्रत्याशी हो, उनकी बढ़त तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन पूर्व के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ये एकदम विपरीत दिशा में है क्योंकि पिछली बार 3 से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, लेकिन अब तक करीब 6 से 8 तक की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा बना चुकी है। और ये साफ तौर पर एक महत्वपूर्ण बात यही है कि हरिद्वार सीट से जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है स्वामी यतीश्वरानंद, उनका बिल्कुल इस चुनाव में प्रभाव देखने को मिला है। और उनके क्षेत्र में करीब 3 सीटें ऐसी थी भारतीय जनता पार्टी ने उन पर कब्जा बनाया है। लेकिन अभी साफ तौर पर कल सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हुई थी। और थोड़ा सा मैं नज़ारा जिला पंचायत कार्यालय हरिद्वार का भी दिखाता हूँ। ये जिला पंचायत कार्यालय जहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर विजय होंगे वो अपना प्रमाण पत्र यहाँ पर लेने आएंगे। और जो जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे हैं उन्होंने विजय प्रमाण पत्र यानी प्रशस्ति पत्र यहाँ पर बांटेंगे। और इसी प्रांगण में केवल एक ही
जो कैंडिडेट होगा या यानी जो विजय प्रत्याशी है वही अंदर जा सकेगा, और बाहर बैरिकेडिंग कर दी है, और जो उनके प्रत्याशियों के साथ में उनके समर्थक, उनका हजूम आएगा, उनको जाने की इजाजत नहीं है। तो साफ तौर पर अभी पिक्चर शाम तक ही क्लियर होगी आखिरकार। बिल्कुल, लेकिन ये आपने बड़ी जानकारी दी है कि लगभग 20 के करीब अगर नतीजों पर नजर जा रही है तो निर्दलियों का दबदबा दिखाई दे रहा है। बीजेपी की परफॉर्मेंस पिछली बार की परफॉर्मेंस से बेहतर दिखाई दे रही है। रुड़की में किस तरीके की तस्वीर अभी तक बन करके तैयार हुई है विनीत, और क्या है इस वक्त जो चीजें चल रही हैं, कहां तक काउंटिंग पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से कल सुबह 8 बजे से जो है मतगणना जारी है और मतगणना जो है आज दूसरे दिन भी चल रही है, यानी जो आज शाम तक उम्मीद है कि शायद मतगणना जो है समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो मैं मतगणना स्थल के बाहर हूँ, यहाँ पे जो तमाम जो समर्थक है और जो एजेंट है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और प्रत्याशी भी मौजूद है। तो पूरी तरह से ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अंदर जो है काउंटिंग चल रही है, जहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन मौजूद है। किसी को भी बिना प्रवेश पत्र के जो है उनका एजेंट का जो है प्रवेश पत्र है उसको दिखाने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। अंदर जो है मतगणना कार्य चल रहा है। लेकिन अभी आपको जो बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पे जो थोड़ी देर पहले जो है बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल वो पहुंचे थे, तो उन्होंने आरोप लगाए थे कि जिस तरह से हमारे जो बसपा के जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उन पर जो है बीजेपी जो है रिकाउंटिंग करा रही है। यानी उन्होंने साफ आरोप लगाया कि मतगणना में जो है धांधली चल रही है। ये आरोप लगाते हुए जो है बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि मैं इस मामले में जल्दी जो है राज्य निर्वाचन आयोग है उससे मांग करूंगा कि जल्दी जिस तरह से जो मतगणना में धांधली के मामले सामने आ रहे हैं उसमें जरूर ध्यान दिया जाए। लेकिन हालांकि अभी तक जो है 2 सीटों पर ही जो है जिला पंचायत सदस्य की आधिकारिक घोषणा हो पाई है। अभी तक बाकी की पुष्टि होना बाकी है। फिलहाल रुड़की ब्लॉक का ये नज़ारा है जहाँ पर जो समर्थक है और जो मतगणना कार्य यहाँ पे चल रहा है। जी स्नेहलता। बिल्कुल विनीत, यहाँ पर तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, हलचल दिखाई दे रही है, और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचाएं। रुड़की में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगा है। हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे, पंचायत चुनाव की काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है, जहां काउंटिंग के बाद रिकाउंटिंग की बात सामने आ रही है। गड़बड़ी का आरोप लगाते तमाम प्रत्याशी, उनके समर्थक आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में काउंटिंग में गड़बड़ी का आरोप लगता नजर आ रहा है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल ने यह आरोप लगाया कि काउंटिंग ठीक नहीं हो रही है। बसपा प्रत्याशी जीत रहे हैं, वहां पर फिर से मतगणना क्यों, रिकाउंटिंग क्यों, इस पर सवाल उठाए बसपा प्रत्याशी ने। अभी मतगणना जो चल रही थी, अभी हमें पता चला कि हमारे बहुजन समाज पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्री आदेश जी की किशनपुर जमालपुर सीट पर पहले इन्हें विजयी घोषित कर दिया गया। फिर जब ये घर पहुंच गए तो इनको पता चला कि यहाँ पर जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस मतगणना में बहुत अधिक धांधलेबाजी की पता चल रहा है कि यहाँ पर जो जीते हुए प्रत्याशी है वहाँ पर भी दोबारा रिकाउंटिंग की बात हो रही है। जो एक बार जीत गया उस पर रिकाउंटिंग का क्या मतलब है। और रात में भी हमने यहाँ पर देखा काफ़ी हंगामा हुआ, बहुत सारी सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई। जिन जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमज़ोर हैं उन सीटों पर काउंटिंग रोक दी गई है। खासकर मैं इस रुड़की ब्लॉक की बात करना चाहता हूँ। रुड़की ब्लॉक में बहुत ज़्यादा धांधलेबाजी हुई है। मैं अपनी पार्टी की तरफ से हम लोगों ने इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है और मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से मतगणना कराई जाए। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रुड़की और हरिद्वार। आखिरकार मतगणना में इस तरीके के आरोप क्यों लग रहे हैं, इसका आधार क्या है? विनीत, आपके पास ही ये बातचीत की बात, घटनाक्रम सामने आया है, क्यों ये लग रहा है आरोप, क्या कहा जा रहा है दोनों तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, जिस तरह से जो बसपा की प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल वो मतगणना स्थल पर रुड़की ब्लॉक जहां पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि एक जो हमारे प्रत्याशी थे किशनपुर जमालपुर से, उनको 500 वोट मिले थे। लेकिन जब उनको दोबारा देखने वो आए, मतलब जीत का सर्टिफिकेट देने की बात आई, तो उनको 100 बताया कि 100 वोट ही उनसे वो जीत पाए। यानी उनका सीधा आरोप था कि जो काउंटिंग की जा रही है उसमें बड़ी धांधली यहाँ पे की जा रही है और बीजेपी पूरी तरह से ये धांधली करा रही है। ये आरोप
जी बिल्कुल, देखिए ये रुड़की जो मतगणना स्थल है वहाँ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर उन्होंने बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य बरजवाल ने ये आरोप लगाए हैं कि जहाँ हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं वहाँ पर दोबारा बीजेपी रिकाउंटिंग करा रही है। ये आरोप सीधा सीधा उन्होंने लगाया है। ये सवाल आ रहा है कि जहाँ से हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं आखिरकार वहीं पर रिकाउंटिंग क्यों कराई जा रही है, ये आरोप लगाए हैं। विनोद कुमार का रुख करते हैं हमारे सहयोगी। देखिए कितना पंचायत की अगर हम बात कर लें, कितने बजे तक ये माना जाए कि पिक्चर क्लियर हो जाएगी विनोद, काउंटिंग खत्म हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए स्नेहलता, अभी जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे जी से हमारी बात हुई है और साफ तौर पर जो अभी मैंने अपडेट किया था कि करीब 250 से जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं उनको घोषित कर दिया गया है, उनके नाम घोषित कर दिए गए हैं और करीब 150 ऐसे बीडीसी के जो पद थे उन पर भी घोषणा हो गई है। अधिकांश समाप्ति की ओर ये परिणाम है, लेकिन अभी सबकी नज़रें जिला पंचायत के जो सदस्य हैं उन पर टिकी हुई है। आखिरकार कौन से निर्दलीय जीतते हैं या फिर बसपा के खाते में जाते हैं या भारतीय जनता पार्टी इस बार बढ़त बनाती है, तमाम इस तरीके के समीकरण हैं, उन पर नजरें जरूर है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। आने शाम 5 से 6 बजे तक तमाम ये सारे फुल जो फाइनल रिजल्ट्स हैं वो सामने आ सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट इतना है कि जिस तरह से परिणाम इस बार के आ रहे हैं उसमें निर्दलियों ने पूर्ण रूप से पहले की भांति ही बढ़त बनाई है और भारतीय जनता पार्टी और अब ये दिलचस्प होगा कि जिला पंचायत का जो ये नतीजा जब पूरी पिक्चर हमारे सामने होगी तो वो किस तरफ इशारा करती है। आप नजर बना करके रखिएगा, विनीत हमारे सहयोगी और तमाम जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रुड़की में जिला पंचायत चुनाव की काउंटिंग के दौरान प्रत्याशियों के समर्थकों से भिड़ंत की भी खबर मिली, जहां बड़ी भीड़ देखी गई। भीड़ ज्यादा बढ़ी तो पुलिस को लाठी भांजनी पड़ी। बीती रात की तस्वीरें हैं, 11:15 बजे जब भीड़ नहीं कम हुई तो पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। ये देखिए आप, ये देखिए कल रात की तस्वीरें हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां समर्थकों को, जो कि डटे हुए थे, रात 11:15 तक डटे हुए थे, इन्हें तितर बितर करने के लिए, हटाने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। देखिए संख्या काफी है, बड़ी संख्या में तमाम समर्थक मौजूद रहे। देखिए बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में फिर से बिजली के महंगे होने की खबर है। देहरादून बिजली बिल पर अब ये जानकारी है कि 6.5% आपको सरचार्ज देना होगा। एक साल में दूसरी बार बिजली उपभोक्ताओं को ये झटका लगा है। उत्तराखंड के 20 लाख बिजली उपभोक्ता होंगे जो इससे प्रभावित होंगे। सरचार्ज फिलहाल 7 महीने के लिए लगाया गया है। 31 मार्च 2023 तक उपभोक्ताओं से ये सरचार्ज वसूला जाएगा। यूपीसीएल ने नियामक आयोग ने याचिका दी थी कि उन्हें सरचार्ज बढ़ाना है, जो घाटा है उसे कवर करने के लिए 1350 करोड़ रुपए सरचार्ज वसूली के लिए ये याचिका दाखिल की गई थी। इस मद्देनजर अब 6.5% सरचार्ज लगेगा और कुल मिलाकर के जो उपभोक्ता हैं उनके ऊपर बिजली के बिल का बोझ बढ़ने वाला है। उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। विद्युत नियामक आयोग ने 6.5% सरचार्ज बढ़ा दिया है। ऐसे में प्रदेश के 20 लाख उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे। हालांकि ये सरचार्ज फिलहाल 7 महीने के लिए बढ़ाया गया है, यानी कि 31 मार्च 2023 तक उपभोक्ताओं से 6.5% सरचार्ज वसूला जाएगा। यूपीसीएल ने नियामक आयोग में ये याचिका दी थी क्योंकि लगातार बिजली की डिमांड इस बार गर्मियों में बनी रही और 1350 करोड़ रुपए का जो घाटा यूपीसीएल को हुआ है उससे उबरने के लिए उसकी वसूली के तौर पर यूपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग में ये याचिका दाखिल की थी। सरचार्ज की महंगाई को समझ लेते हैं। अगर उपभोक्ता का बिल 20 यूनिट प्रतिमाह आता है तो उसे अपने बिल में 5 रुपये अतिरिक्त देने होंगे, यानी कि 290 की जगह 295 रुपये। और अगर 100 यूनिट से 200 यूनिट वाले उपभोक्ताओं की बात करें तो 25 रुपये उन्हें अतिरिक्त देने होंगे, यानी कि उनका बिल हर महीने 420 रुपये आता था तो अब बढ़कर 445 रुपये हो जाएगा। ये वहीं 201 यूनिट से 400 यूनिट वालों की हर महीने 55 रुपये और 400 से ऊपर वाले उपभोक्ताओं को 90 रुपये प्रति माह अब अतिरिक्त देने होंगे। ऐसे में एक साल के भीतर ही यहाँ पर बात की जाए तो प्रदेश में 2 बार बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगा है। और इसी बीच हालांकि राहत की बात यह है कि तकरीबन 25 लाख उपभोक्ताओं में से 5 लाख उपभोक्ता बीपीएल श्रेणी के हैं जिन्हें इसमें राहत दी गई है। सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथ्रा, एबीपी गंगा, देहरादून।
देखिए, अंकिता हत्याकांड के बाद नैनीताल जिले में होटल्स और रिजॉर्ट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि अब तक जिले में 10 रिजॉर्ट सील किए गए हैं, जबकि 19 के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। पुलिस और प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से की गई इस कार्रवाई में अब तक ये पता चला है कि अधिकतर रिजॉर्ट के रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। सीसीटीवी के साथ ही आगंतुकों के जो गेस्ट हैं उनके रजिस्टर को भी ठीक से मेंटेन नहीं किया गया था। इसमें पुलिस और प्रशासन की कंबाइंड टीमें बनाई गई हैं और ज़िले में लार्ज स्केल पे इस पर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 10 रिजॉर्ट अभी तक सीज करने की कार्रवाई की जा चुकी है और 19 के खिलाफ जो है पुलिस एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। इसमें सभी थाना इंचार्जों को और एलआईयू को भी एक्टिवेट किया गया है और एलआईयू इसमें उनकी रिपोर्ट भी पेश कर रही है। और अल्मोड़ा के होटल रिजॉर्ट में भी प्रशासन की ओर से चेकिंग चल रही है। अंकिता हत्याकांड के बाद से होटल और रिजॉर्ट की जितनी भी डिटेल्स है वो इकट्ठा की जा रही है। अभी तक 52 होटल्स में चेकिंग की गई है। 4 होटल संचालकों पर 10,000 रुपए का चालान किया गया है, जबकि 11 लोगों को नोटिस दिया गया है। तहसील में हम लोग परसों से ड्राइव चला रहे हैं और लगभग हमारा 52 जो हमारे होटल रिजॉर्ट वगैरह है हम लोग छापेमारी की कार्रवाई कर चुके हैं, जिसमें हमने 4 लोगों के तो 10-10 हज़ार के चालान किए हैं और बाकी 11 लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ कमियां थी, उनको हमने नोटिस दिए हैं और उनको हमने 7 दिन का समय दिया है। 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं करते हैं वो तो उनके खिलाफ भी चालानी कार्रवाई की जाएगी। उधर सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि अंकिता हत्याकांड पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को जो बचा रहे हैं उन पर भी सरकार सख्त एक्शन ले रही है। जी ने जिस तरह लोगों ने कहा कि ऐसा तो निश्चित है, मैंने कहा ना कि कोई बख्शा नहीं जाएगा, कोई नहीं। देखिए मेरा अलग है, चाहे मेरी पार्टी किसी पार्टी कोई भी या सामान्य कोई भी गड़बड़ करता है, गलत करता है तो वो माफ़ करने लायक नहीं है। और बेटा यदि कोई कहता है कि मेरा बेटा बढ़िया है, अरे बेटे पे संस्कार तो परिवार से मिलते हैं, कहाँ से ठीक हो गया, कहाँ ठीक हो गया हो। इसलिए यदि ऐसा कहने वाले हैं तो अच्छा नहीं है। अंकिता हत्याकांड को लेकर केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरोहितों ने कैंडल मार्च निकाला और मृतक बेटी को श्रद्धांजलि दी। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि मृतक बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। ये भी मांग है कि आरोपियों को फांसी से कम की सजा ना हो, उन्हें फांसी ही मिलनी चाहिए। तो कहा गया है ये उत्तराखंड के लिए बहुत दुखदायक की घड़ी है और मैं यही चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और मैं उत्तराखंड के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, आप सभी लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिल्ली दौरे के दौरान रेल मंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। सतपाल महाराज ने कहा, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने में डायनामाइट ब्लास्ट के चलते लोगों के घरों में दरार आई है। इसे लेकर रेल मंत्री से बातचीत हुई है। उधर जॉर्ज एवरेस्ट से चोपता तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। विशेषकर जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन बन रही है उस पर जो ब्लास्टिंग हुई है उसके अंदर इतना ज़्यादा डायनामाइट इस्तेमाल किया गया, काफ़ी हैवी ब्लास्टिंग की गई, जिससे लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं और काफ़ी नुकसान हुआ है। तो उसका जायज़ा लेने के लिए और उसके लिए हमने मंत्री जी से आग्रह किया है और उनसे ये भी आग्रह किया है कि सारे पूरे चीज़ को देखने के लिए वो खुद भी श्रीनगर पधारें, उत्तराखंड में पधारें और इस पूरा जो हमारा नुकसान हुआ है इसका जायज़ा लें और इसका क्या रेमेडी की जा सकती है उसके लिए व्यवस्था करें। तो मंत्री जी से आग्रह किया गया है। इसमें धन सिंह रावत जी ने भी अपनी बात को रखा, भरत चौधरी जी ने भी अपनी बात को रखा। पिथौरागढ़ की बेड़ा गोगना राजकीय जूनियर स्कूल की शिक्षक को हटाने की मांग उठ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षिका का व्यवहार ठीक नहीं है। इसे लेकर ग्रामीण डीएम ऑफिस पहुंच गए। मामले की शिकायत डीएम से की। डीएम ने मामले की जांच कराने की बात कही है और कहा है कि आने वाले वक्त में कार्रवाई भी होगी। इस संबंध में अभिभावकों के द्वारा जो शिकायत की गई है उस क्रम में उनके द्वारा डीओ बेसिक से पहले भी मिलकर उन्हें शिकायत पत्र दिया गया था। तो उसी क्रम में मैंने डीओ को निर्देशित किया कि शीघ्रातिशीघ्र जांच कंप्लीट करके आवश्यक कार्रवाई करें। सर लोग खाली सर लोग तो अच्छे से पढ़ाया, एक कितने साल हो गए, ये 12 साल होने लगे। अब मैम आई 1-2 साल हो रखे, फिर झगड़े हो रहे, ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब हम चाह रहे कि ये मैम अच्छी नहीं है, कह रहे बच्चे लोग
तो इसको हटा दीजिए, कहीं दूसरी स्कूल में भेज दीजिए। सर लोग जहाँ तक है वहीं पर रहने चाहिए। हमारे लिए इधर उधर आते हैं इतना दूर से, हमारे लिए किराए है, हम भी गरीब हैं। उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन की वजह से कई सड़कें बंद हैं और यही वजह है कि लोग पथरीले रास्तों पर सफर करने को मजबूर हैं। मुख्य रास्ता बंद है, इस वजह से जो छात्र छात्राएं हैं खतरनाक रास्तों से सफर कर रहे हैं। और नैनीताल में राम बारात का आयोजन किया गया। राम बारात कोरोना के बाद पहली दफा निकल रही है और ऐसे में मल्लीताल के रामलीला की शुरुआत सन 1918 में राम सेवक सभा की स्थापना के साथ हुई। शुरुआती दौर में रामलीला खुले मैदान में होती थी जिसे आलू पड़ाव कहा जाता था, लेकिन 1928 में चेतराम शाह ने कमिश्नर से कह करके रामलीला स्टेज की स्थापना कराई और फिर रामलीला स्टेज में रामलीला का मंचन होने लगा। रामलीला के तीसरे दिन रामलीला मैदान से भगवान राम की बारात धूमधाम से निकलती है और राम जी के बारातियों ने जमकर ठुमके लगाए। कोरोना के बाद ये तस्वीरें हैं। दर्शकों में भी काफ़ी उत्साह है, कलाकारों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। पिछले जो 1.5-2 महीने से जो बच्चे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वो इस बार अपना अभिनय लोगों को दिखाइए, बच्चों को जो है स्टेज में दिखाने का मौका मिला है 2 साल के बाद, तो काफ़ी प्रसन्नता है। देखिए, बारिश कम होने पर गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है। नवरात्रि के मौके पर तो गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा देखी जा रही है। श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां का आशीर्वाद ले रहे हैं। 7 दिन बरसात के बाद आज पुनः गंगोत्री में यात्रियों की काफ़ी भीड़ मौजूद है और यहाँ पर स्थानीय लोग अपने देवी देवताओं के साथ यहाँ पर पधारे हैं और अपने सभी स्थानीय देवी देवताओं के साथ यहाँ पर नृत्य करके माँ गंगा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा लगा आपको गंगोत्री? यहाँ आने का एकदम मन प्रफुल्लित हो गया। मैं आर्मी का हूँ और यह मेरे को मौका मिला कि माता का दर्शन लेने का। आप कहाँ से आए? हम सांगली से। कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप कहाँ से आए? सांगली से बहुत अच्छा लगा। यहाँ का क्लाइमेट वगैरह बहुत अच्छा है। चारों धाम की यात्रा में या चारों धाम यात्रा? अभी ये दूसरा धाम है आपका दूसरा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।